हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स यानी अनंत एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों राजस्थान के साथ-साथ हम यूपी भी कवर करना चाहते हैं अब धीरे-धीरे यूपी सीटेट वगैरह यानी जहाँ-जहाँ पर मैथ्स का एक विशेष रोल है, वहाँ पर हम मैथ्स के लिए आपको जो अच्छा कंटेंट है वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि मैथ्स बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, तो उसको ईज़िली पढ़ा जाए। लोग इतने ईज़ी सब्जेक्ट को इतने टिपिकल वे में पढ़ते हैं, फॉर्मूले वगैरह याद करते हैं, तो वो सब चीज़ें ना करते हुए चीज़ों को आसान तरीके से पढ़ा जाए। तो जितने भी साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है। बाकी आप जितने यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा किस तरह से यूपी टेट 2022 में पेपर 1 में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए। उनको कैसे आसान तरीके से हम कर सकते थे, वो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपकी फैमिली में अगर फ्रेंड्स में अगर कोई भी नॉन में अगर मैथ्स से कोई तैयारी करना चाह रहा है किसी भी एग्जाम को लेकर, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। हमारा चैनल धर्मेंद्र सर मैथ्स यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। हमारी अपनी ऐप है जिसका नाम है अनंत एजुकेशन, इस पे मैथ्स के कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस पेपर में और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन यानी कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे हम उसको कर सकते थे, वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है? तो टीचिंग मेथड का पार्ट नहीं लेकर आया, बाकी इसके अलावा जो पार्ट है, जो मेरे पास अवेलेबल हुआ, मैंने सारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और लेवल 2 मतलब पेपर 2 वाले बच्चों को भी बिल्कुल हमने एक वीडियो तैयार करके डाल दिया है। आप उसको भी देख सकते हैं और वहाँ भी मैथ्स क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम ही है। बस ऑलमोस्ट मतलब कुछ चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा हुआ है? a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 आपको दे रखा है और मुझसे पूछा है a प्लस b प्लस c बटा c का मान क्या होगा। चलिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर a b c की वैल्यू a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 माने तो यहाँ रख दीजिए और मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर मुझसे पूछ क्या रहा है बेटा, मुझसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बटा सी। तो यहाँ पर ए का मान क्या रखेंगे आप डायरेक्ट रख दीजिए 3, बी का मान 4 और सी का मान 7। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये करिए और सी का मान 7 भाग लगा दीजिए। तो देखो आप क्या बताओ इसका आंसर क्या होगा। 4 और 3 7 और 7 14 बटा 7, तो 14 बटा 7 बराबर 2। तो एक छोटी सी बात और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले आप उसका प्रीवियस पेपर जरूर देखिए जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से हम चीजें बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, आसान तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं जैसे बात बताऊं कि पहले पेपर को देख पुराने पेपर को देखकर एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप होता है कि यार अच्छा ऐसे क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए तो उनको आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, वो सब सीखना जरूरी होता है क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। चलिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि 1991 नॉन लीप ईयर है, लेकिन 1992 क्या है बेटा, लीप ईयर है। लीप ईयर समझते हैं, यानी ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी फरवरी का महीना 28 दिन का ना होकर 29 दिन का होता है। ठीक है, तो अगर आप 5 जनवरी से लेकर मैं जैसे बात करूं कि 5 जनवरी 1991 की बात करूं बेटा, अगर इस दिन हमारे पास अगर मान लीजिए उस दिन हमारे क्या था, सैटरडे था, तो आपको पता है कि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं, ऑड डेज होते हैं 2 दिन। तो यहां पर हम बात करें तो मैं 5 जनवरी की ही बात कर रहा हूं। नॉर्मल अगर डे होगा मतलब नॉर्मल ईयर होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अब मैं यहाँ बात करूं 1992, अब ये लीप ईयर है पर अभी हम जब बात करें तो यहां से यहां तक कोई भी लीप ईयर काउंट नहीं हुआ क्योंकि फरवरी 92 में फरवरी आएगा, 1992 में फरवरी आएगा तब जाके लीप ईयर होगा। तो अभी लीप ईयर नहीं है, तो अभी यहाँ पर एक ही दिन बढ़ेगा, तो सैटरडे का क्या हो जाएगा, संडे। हमेशा एक साल में नॉर्मल एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अब मुझे 5 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक जाना है तो मुझे डेज काउंट करने हैं बेटा। जनवरी में अगर हम बात करें, संडे है 5 जनवरी को, तो जनवरी में कितने दिन बचे, तो जनवरी के आप दिन काउंट करो। तो जनवरी के दिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो दिन बचेंगे वो बचेंगे 26, क्योंकि 31 का महीना होता है, तो 5 गए तो बचा 26 दिन बच गए हमारे पास। उसके बाद जनवरी के बाद फेब की बात करें, फेब यहाँ पर हमारा लीप ईयर होगा तो 29 दिन होते हैं। और मार्च में अगर हम चलें तो मार्च में हमारे पास केवल क्या है बेटा, तीन दिन है, यानी तीसरे दिन जाना है। तो आप इन सबको जोड़ के 7 का भाग लगा दीजिए, डायरेक्टली चाहो तो 7 का भाग लगा लो यहीं पे। तो 7 से काटा, 7 21 यानी 5 बार, 7 चौक 28 यानी एक बच गया, शेषफल निकालो आप, ये 3, तो 5 और एक 6 और 3 9, तो टोटल हमारे पास 9 दिन और आ गए और 9 में 7 का भाग लगाओ, तो 7 का भाग लगाओ तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो 2 ऑड डेज है हमारे पास। 2 ऑड डेज का मतलब क्या है, 2 ऑड डेज का मतलब ये है बेटा कि संडे के बाद 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा संडे करना था। कैलेंडर का सबसे बढ़िया तरीका होता है संडे प्लस 2 दिन, तो संडे प्लस 2 क्या होता है, मंडे, यानी उसके बाद क्या आया, ट्यूसडे।
यानी क्या आंसर होगा इसका, मंगलवार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, इसको इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में माइनस है और माइनस के बाहर क्या है, ये पावर है। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व किया जाएगा। अब इसको देखो, आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले अंदर की बात करें तो बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसके अंदर एक ब्रैकेट है, 1/3 की पावर -3 है। तो ये पावर जब -3 है ना, तो इसको आधार को पलट देंगे, तो इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पावर माइनस में है और पावर जब माइनस की प्लस में आती है तो आधार को पलट दिया जाता है। ओके, अब जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें 1/4 की पावर -3 है, तो 4 की पावर 3 कर सकते हैं इसके अंदर, और बाहर अपने पास ही आ गया। तो सॉल्व करो इसको, 3 की पावर 4 27 और 4 की पावर 2 16। तो देखो अंदर क्या बचा, 27 -16 हमारे पास बच गया। एक तरह से मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, डिवाइड बाय यहाँ पर 64 हमारे पास है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे 27 में से 16 गया तो 11 और 11/64 इसका सही आंसर है। यानी स्टेप्स को अगर आप जानते हैं, स्टेप्स आपको पता है कि कैसे कैसे चीजों को सरल किया जाता है, तो वो बहुत आसान है। अगर आप ये सब चीजें सीख जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको जीवन में कभी इन चीजों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं, ठीक है, तो त्रिभुज की रचना करनी है संभव भुजाएं, तो आपको पता है कि त्रिभुज का नियम क्या कहता है। तो त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बेटा ज्यादा होता है। तो जैसे पहला नियम देखो, तो यहाँ पर 6 इन दोनों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो कोई भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा हो तब वो, और होना जरूरी है, आप कोई भी दो उठाएंगे तब आपके लिए काम करे, तब हो सकता है। देखो अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो इन दोनों का सम किया तो लगभग आया 12.2 आया, वो इससे ज्यादा है। इन दोनों का सम करूंगा तो 4 और 5 9, यानी 6 से ज्यादा हो गया, और 6 और 4 10 5 से ज्यादा, यानी ये संभव है बी वाला। ठीक है, थर्ड की बात करें, अब थर्ड में देखो ये 6.5, ये 39 है, ये अगर मैं इसको 10.5 भी बोलता, अगर ये 10.5 भी मान लो है, 105 लिखा हुआ, आई थिंक 10.5 होगा। ठीक है, अगर 10.5 हमारा ये है, तो इन दोनों का सम अगर आप करोगे, ठीक है, या फिर अपन पॉइंट आगे बात करें तो अगर ये 3.9 भी होता, तो कहने का मतलब है कि इससे त्रिभुज बनेगा नहीं, और वैसे भी नहीं बन रहा ये, आप लगा लीजिए हिसाब, 39 से 105 और ये है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। एंड द लास्ट वन, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8.8 होता है, ये भी बनेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का योग इससे कम हो रहा है। तो कहने का मतलब त्रिभुज का नियम क्या होता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है, अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं आपको बोली गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये घातांक करने के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखो इसको सिंपल बना लो, 3 की पावर हाफ, इसका मतलब 3 की पावर 1/2 हमारे होता है। अच्छा, अगला 4 की पावर, ये क्यूब रूट है, इसका मतलब पावर 1/3 होता है। और आगे हम बात करें तो 5 की पावर 1/4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमेशा पावर को सरल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, पावर को सरल कर लीजिए। जैसे कैसे करोगे, 2 3 और 4 जो नंबर हैं पावर में, उनके अंदर जैसे 2 3 4 का लघुत्तम कितना होता है, 12, तो सबकी पावर 12 बना दो। अब 12 बनाने के लिए तरीका तो है नहीं, तो हमने क्या किया, सबकी पावर में 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर सबकी समान कर दी। 4 की पावर 1/3 उसकी पावर 12, और 5 की पावर 1/4 उसकी पावर 12। ठीक है, अब पावर पावर से गुणा हो जाएगी बेटा, तो पावर पावर से गुणा करी तो 3 की पावर 6 रह गई, क्यों, क्योंकि 2 से कट गया 6 बार, ये कट गया 4 बार, 4 की पावर 4, उसके बाद 5 की पावर 3, तो 3 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 3 की पावर 6 होता है 729। आप हमेशा इसमें चेक कर लो। फिर इसको क्या बोला, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करना है। तो 4 की पावर 4 होता है 256, सबसे छोटा कौन है, वो आप बोलोगे सर सबसे छोटा 125 है, यानी वो किसकी वैल्यू है, 5 वाले की, तो सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर में जमा सकते हैं। आरोही क्रम की बात चल रही है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे से बड़े की ओर, ये वैसे बड़े से छोटे की ओर चल रहा है, क्रम तो ये भी सही लिखा हुआ है, पर ये आरोही नहीं है, ये अवरोही क्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अब क्या करें, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, यानी अगर मैं जैसे अवरोही क्रम में मैंने कुछ भी नंबर लिखे, जैसे मैं लिखे 10 9 8 7 6 5 4, ये लिखे, मान लो जरूरी नहीं है ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर में होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है ये ऐसे मतलब समांतर श्रेणी बने। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहली बात है कि जो प्रभावित नहीं होता, पहले वो समझो। अगर आपने यहां से ये हटाया, यहां से हटाया, आपने यहां से फिर हटाया, यहां से हटाया, तो आपकी जो माध्यिका है ना बेटा, माध्यिका यानी मिड वैल्यू जो होगी ना, वो कभी प्रभावित नहीं होगी। माध्यिका हमेशा यहाँ होगी, ये मीडियन होगी आपकी, और मीडियन कभी प्रभावित नहीं होती है। तो माध्यिका
यानी मीडियन। आप हमारे यहाँ कोर्स को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बाइलैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हम बाइलैंग्वेज पढ़ाने में बिलीव करते हैं। तो मीडियन कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, तो इसका मतलब प्रभावित कौन होगा, तो प्रभावित होगा माध्य और बहुलक। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये प्रभावित नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बता दिया माध्य का मिड वैल्यू होती है। तो अगर दोनों तरफ से आप प्रश्न देखो, दोनों छोरों से प्रश्न हटाओगे तो यहाँ पर छोरों का मतलब लड़के नहीं है, छोरों का मतलब हिस्सों से, दोनों दिशाओं से अगर हटाओगे तो माध्य का मिड वैल्यू की मिड वैल्यू में ही रहेगी, जबकि बहुलक और माध्य प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि माध्य के लिए टोटल प्रभावित हो सकता है इसलिए। चलिए आगे क्या कह रहा है, बोल रहा है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले, बाजू मतलब भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पर रंग लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्यूब एंड डाइस हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन भी इसमें शामिल किया जा रहा है। जैसे कैलेंडर इसमें आ गया, क्यूब हमारे सामने आ गया। अब क्या बोल रहा है, सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है। इसका मतलब है कि अगर घनों की संख्या निकालें तो बेटा अगर टोटल घन की बात करें तो 5 का क्यूब बटा 1 का क्यूब भाग लगा तो 125 हमारे क्या बनेंगे, घन बनेंगे। अब क्या बोल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगा होगा, आपसे पूछ रहा है। तो इसको जब हम ढंग से पढ़ते हैं बेटा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूं, जैसे कि मेरे पास कोई घन है, मान लो उस घन का एक फलक मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, और आपने इसको 5 भागों के हिसाब से काटा है, 1 2 3 4 5, ये एक फलक का, एक घन का एक हिस्सा ये। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको देखना, एक ही फलक एक हिस्से का दिख रहा हूं, घन में आपके 6 फलक होते हैं बेटा। पर हम बात करेंगे उन फलकों की जहां पर, अगर हम बात करें जहां पर केवल आपके क्या फलक हो रहे हैं, एक ही फलक रंगा हुआ है, तो वो कौन सा हिस्सा है। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर कि जिस पर आपने एक ही रंग लगाया, वो ये है, ये वाला। कितने हैं ये है अपने पास 3 × 3 = 27। अब ऐसे कितने फलक पर है, ऐसे हमारे पास फलक है बेटा 6। तो यहाँ पर 27 ये हो गए एक ही फलक, क्योंकि कंडीशन लिखी हुई है एक ही फलक। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने, तो आप बोलोगे संख्या बराबर, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बट संख्या बराबर 27 गुणा 6 फलक है। ठीक है, अब करो यहाँ पर, अगर हम बात करें टोटल हमारे पास 5 सेंटीमीटर भुजा वाले अपने पास कितने बनते हैं, तो ये अपने पास देखो कितने हो गए अपने पास, 1 मिनट, ये 27 नहीं 9 हुए ना बेटा, ये 27 क्या 9 हो गई है ना, 3 × 3 = 9, 27 क्यों लिख दिया मैंने, बट कोई ना, देखो इसको, तो ये हमारे पास हो गए 9 × 6 कितने, ये हो गए अपने पास 9×4 हमारे पास हो गए 54। अब इसको समझा देता हूं मैं कि ऐसा कैसे हुआ। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है कि बेटा लंबाई में 2 कम हो गए, क्योंकि ऊपर का छोड़ दो नीचे का छोड़ दो, लंबाई में 2 कम चौड़ाई में 2 कम, तो इसका मतलब फॉर्मूला जो डायरेक्ट होता है फलकों वाला वो होता है n-2 × 6। ठीक है, n-2 × 6, और स्क्वायर भी करना आपको जरूरी होता है क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों में कम किया। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 5 - 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर गुणा 6, 6 × 9 54, 54, ये फॉर्मूले से हो गया। तो ऑप्शन बी, तो मैंने आपको कहा ना कि चीजों को समझेंगे तो आंसर निकाल लेंगे। तो 9 कैसे आया, 3 तो 9 3 × 9 27 नहीं लिखा, गलत लिखा था वो। चलिए अब सही है, पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग ज्ञात कीजिए। बेटा एक पंचभुज यानी बहुभुज के सभी अंत्यकोणों के योग का फॉर्मूला आप सबको पता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक तरीका बता सकता हूं आपको याद करने का, क्या कि देखो कोई भी बहुभुज है तो उसके सभी अंत्यकोणों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज के 3 होते हैं। चतुर्भुज की बात करें 4 होंगे, 4 कोण होंगे। ठीक है, पंचभुज की अगर बात करूं, ये पंचभुज हो गया। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो बेटा, इसमें सब में आकृतियों में हमारे पास त्रिभुज बनते हैं कितने, वो निकालो। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ एक त्रिभुज बनता है, यहाँ 2 त्रिभुज बनते हैं, अगर आप त्रिभुज बनाओगे तो ये जैसे 2 त्रिभुज बन गए हमारे।
यहां पर कितने बन गए। ऐसे आप त्रिभुज बना सकते हैं और त्रिभुज काउंट करके आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो बहुभुज जब भी आपके पास हो तो बहुभुज देखो, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें दो त्रिभुज बन गए, इसमें तीन त्रिभुज बन गए, षटभुज में चार बन जाएंगे, सप्तभुज में पांच बन जाएंगे। तो हर बार दो त्रिभुज कम बन रहे हैं। तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भुजाएं हैं एन उसमें से दो कम कर दो, उतने त्रिभुज बनेंगे। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल, हर त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर पंचभुज है तो 5 माइनस 2 गुणा 180। तो करो जरा, तो 3 गुणा 180 यानी 540। क्या आंसर आया इसका 540। चलिए, तो ये इसका आसान तरीका है। तो इस तरह से आप कर सकते थे, यानी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को समझें। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं चीजें समझाऊं, रटाऊं ना। आगे क्या कह रहा है, एक खंबे का 4 बटा भाग कीचड़ में धसा हुआ है। यानी खंबा अगर 7 का है तो वो कीचड़ में कितना धसा हुआ है 4। यानी खंबे की हाइट अगर होगी तो 7 की फॉर्म में होगी। जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग खींचा जाता है तो धसा हुआ भाग कितना है बेटा 3। 7 में से भी 4, उस 4 का भी 1/3 भाग जब खींचा जाता है तो क्या पाया गया कि एक 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में, यानी 8वां हिस्सा अभी भी, मतलब 8 मीटर हिस्सा अभी भी नीचे है। ठीक है, खंबे की पूरी माप क्या होगी। इसको अगर लॉजिकली अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे एक नंबर मान लो, वैसे तो सबसे बढ़िया जिसमें नंबर कौन सा है 21 हमारे पास है, क्योंकि 21 को अगर आप देखोगे आप तो 21 जो है 7 से कट रहा है, ऐसे माप सकते हो आप। तो जैसे मैं हमेशा जब भी क्या करना चाहिए, एक तो पहले अपनी तरफ से नंबर मान लो कि मैंने माना उसकी हाइट, तो माना h बराबर 21 मान लिया। ठीक है, h 21 है तो कितना भाग कीचड़ में है, तो 21 का 4/7 भाग कीचड़ में है, तो कितना 12 मीटर भाग कीचड़ में है अभी। अब बोल रहा है 12 का 1/3 भाग निकाला गया, तो 12 का कितना भाग बचा 2/3। तो 12 का 2/3 देखोगे आप तो 12 का 2/3 कितना होता है बेटा 8 मीटर। तो ये बिल्कुल सही है, यानी आपको जो बोला गया उस हिसाब से 8 मीटर, यानी क्वेश्चन में भी 8 मीटर है, तो आंसर कितना होगा 21 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। वैसे 21 7 का मल्टीपल, तो आपको नंबर ऐसा मानना है जिसका 7वां हिस्सा करना बहुत आसान है। बट आप अगर इसको मेथड से करना चाहो तो इसे लेट h इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। x का 4/7, ये 4/7 भाग कीचड़ में है, ये कीचड़ में है, पर इसका कितना भाग निकाल लिया 1/3। तो बेटा इसका बचा कितना 2/3 भाग। बेटा जब किसी चीज का 1/3 भाग निकाला जाता है ना तो उसका 2/3 भाग बचता है, और वो अभी भी कीचड़ में है। वो कितना है 8 है अपने पास। तो 4 दूनी 8 से 8 कट गया, तो x बराबर आ गया 7 21 ऊपर चला गया। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, वो ऑप्शनल वे में कर लिया हिट एंड ट्राई मेथड से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी, समय काम तो बहुत ही प्यारा फेवरेट रहा है हमेशा से एग्जामिनर का, कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है अकेला ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब इसको करने के लिए इक्वेशन बनाना आसान करना हमारे लिए जरूरी है। जैसे लघुत्तम लिया 60, 60 में भाग लगाया 12 का 5, 15 का लगाया 4 और 20 का लगाया 3। तो इसका मतलब है कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं बेटा 5 काम करते हैं। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं 4 काम करते हैं। और सी और ए मिलकर कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं। पर मुझे करवाना किससे ए से करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, जिन इक्वेशन में बेटा ए है उनको जोड़ लो और जिसमें नहीं है उसको घटा दो। कैसे, क्यों पता ऐसा क्यों किया, जब इस वाली इक्वेशन में इसको जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 2 बार हो गया तो 2a आ जाएगा, पर बी और सी एक्स्ट्रा आया तो मैं यहाँ पर बी और सी वाली इक्वेशन घटा दूंगा। तो बेटा क्या आएगा अपने पास 2a आएगा। तो कैसे आया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ा और ये घटाया तो बी प्लस सी कट जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। तो 2a बराबर 4, तो a का मान बचा 4/2 यानी 3, तो सॉरी 4/2 यानी 2। तो काम कितना करना 60, तो a 60 काम को 2 की स्पीड से करेगा, तो कितने दिन में करेगा बेटा 30 दिन में। क्या आंसर आया इसका 30 डेज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो बताओ कहानी क्लियर है ना। तो ऐसे चीजों को आपको आसानी से करना है। अब बोल रहा है एलसीएम एचसीएफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी बार हमसे पूछा जाता है। क्या कह रहा है 14/33, 42/55, अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर करूंगा, पढ़ा है आपने फॉर्मूला, अंशों का एचसीएफ अपॉन
हर रो का एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ही। हर रो का एचसीएफ यानी 14, 42 और 21, तीनों को टुकड़े करेंगे तो 7 इसमें आएगा, 7 दूनी 14, तो 7 से सब में भाग जा रहा है पर 2 का भाग सब में नहीं जाएगा, तो ऊपर आएगा एचसीएफ 7। और अगर मैं इनकी बात करूं, इनका एलसीएम मुझे निकालना है, तो एलसीएम यानी देखो सब में 11 है, 11 के बाद 3, 5 और 2 बचेगा बस। 11 के बाद 3, 5 और 2, 5 3 15, 15 30, 30 इंटू 11 330, यानी इसका आंसर आएगा 330। तो 7/330 हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन, ठीक है, 7 ही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 11 में ए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पेपर फर्स्ट में आपसे ये इस तरह का क्वेश्चन पूछना अपने आप में टिपिकल, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, पर इसको करने का देखो पहला तरीका तो ये है कि जब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो इन सबका वर्ग करके देख लो, ऑप्शन का जिसका वर्ग करने पर ये वाली वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। क्या अगर मैं इसका वर्ग करूं तो क्या आएगा, 6 का रूट 6, 1 का 1 और ये होगा 2 रूट 6, तो आएगा 7 प्लस 2 रूट 6। क्या ये क्वेश्चन का है? क्या नहीं है मेरा आंसर। अच्छा, अगला है 2 प्लस रूट 5, 2 दूनी 4 रूट 5, क्या ये भी क्वेश्चन में है? क्या नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले का देखा, रूट 2 का वर्ग 2, रूट 5 का वर्ग 5 प्लस 2 रूट, भाई फॉर्मूला किया ना, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, आगे के सेम 7 प्लस 2 रूट 10 है, क्या ऊपर लिखा हुआ सही है, तो आंसर क्या होगा सी। और डी भी कर लो एक बार, ये इसका तरीका है। पर इसको करने से अच्छा है अगर आप इसका बेसिक्स तरीका सीखना चाहो तो वो कर सकते हो। कैसे? इस क्वेश्चन का जो नंबर है अपने पास 7 प्लस 2 रूट 10, इसमें आप क्या है देखो, यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया कि 7 प्लस 2 रूट 10 जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने अज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पर 2ab किसके बराबर हुआ, 2 रूट 10 के बराबर हुआ। तो बेटा यहां से आप देखो 2ab, देखो इसमें हमारी अपरिमेय संख्या आएगी, इसमें भी आएगी, तो 2 ए बी बराबर 2 रूट 10, 2 से 2 कट गया, तो ए बी बराबर रूट 10, यानी इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको रूट 5 प्लस, प्लस नहीं गुणा, पहले तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 बोल सकता हूं, बिल्कुल। तो आप चेक करो क्या ए, अगर मैं ए की जगह देखो यहां पर लिखूंगा ए स्क्वायर रूट का ए, अगर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देखूंगा तो इसका मान अपने पास क्या आना चाहिए, इसका मान अपने पास 7 के बराबर आना चाहिए। 5 प्लस 2 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है, यानी कौन सी, 7 प्लस 2 रूट 10 जो है वो किसके बराबर है, रूट 5 इसके होल स्क्वायर के बराबर है। तो इसका जब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका रूट निकाला, तो पूरे का रूट निकाल लो। तो इसका मतलब अगर मैं इसका रूट करना चाहूं तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये बताइए आंसर कौन सा आया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो ऐसे आप इसको सरल भाषा में कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की दोनों की भुजा उभयनिष्ठ हुई तो समझो एक बार, और यदि त्रिभुज की एक भुजा क्या है 4/3 सेंटीमीटर है, तो आकृति का परिमाप क्या होगा। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा, आकृति का परिमाप निकालना है तो समबाहु त्रिभुज और वर्ग की एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो पहले तो वर्ग बना लेते हैं इसका, ओके। और अब मैं इसी पर एक त्रिभुज बना लेता हूं, पहले त्रिभुज बनाते हैं फिर वर्ग बना लेते हैं। कुछ ऐसा है यहां पर,
ओके, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है इस आकृति का परिमाप पूछ रहा है, पेरीमीटर। तो बेटा इसकी भुजा कितनी है अपने पास, त्रिभुज की भुजा 4/√3 4/3 है। तो एक बार देखो, अगर मैं मानता हूं ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, और ये भी होगी। परिमाप क्या हुआ, तो बेटा पेरीमीटर क्या हुआ 5a, और ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 4/3, 20/3, यानी 6 से ही 2/3 सेंटीमीटर। तो है ना क्वेश्चन आसान। तो चीजों को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आया, ए इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से डिवाइड होती है। बेटा 99 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि वह संख्या अगर 99 से डिवाइड है तो इसका मतलब वह संख्या 99 किससे बना है, 9 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। वो संख्या 9 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले हम 9 से डिवाइड देख लेते हैं। अब 9 से डिवाइड का रूल है सीधा 9 देखो और काटो। जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास 1 और 1 2, 9 कट गया, 9 और 9 कट गया, ये 9 से डिवाइड है। अच्छा इसके अंदर देखिए 7 और देखो 3 और 6 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये भी 9 से कट गई। दो ऑप्शन 9 से डिवाइड है। इसका मतलब 9 को मत चेक करो अब, क्योंकि दो नियम अपने पास 9 से काम कर गए। अब 11 से चेक कर लो। अब 11 से चेक करने के लिए 11 का नियम क्या कहता है, एकांतर क्रम में, या फिर ऐसे करो डायरेक्ट। इनका अंतर कितना है बेटा, इनका अंतर है 0, इनका अंतर कितना है 1, इनका अंतर कितना है -1। अगर ये नंबर ऐसा है कि देखो इन सबका जो देखो, 1 में से गया 0, 4 में से 3 गया तो 1, और 4 में से 5 गया तो -1। लेफ्ट से राइट चलना है आपको। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब संख्या 11 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखो पहला ऑप्शन हमारा काम कर गया। ओके, यानी ये नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है, आगे टिक कर लो। क्या देखो ये 11 से डिवाइड है क्या, ये हो गया -2, ये हो गया 4, ये हो गया 4, नहीं ये 4 नहीं है 5, बेटा 7 में से 2 गया तो 5, ये 4, और यहाँ पर 6 बच जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, तो हो गया 5 और 6 11 और 4 15, है ना। 15 में से 2 गया तो 13, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसके बाद इससे बात करो। अब ये नंबर देखो पहले 9 से डिवाइड है क्या, 9 गया, 6 और 3 9 चला गया, 1 और 4 5, और 1 7 7 नहीं जाएगा, 9 से नहीं जा रहा। ये हो गया 9, 9 से जा रहा है तो 11 से देखो, -2, -2 +7, 0 नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ऐसे आपको जज करना है, यानी आपको सभी संख्याओं में ऐसे डिवाइड करके देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाई क्या है। सभी दुनिया को पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई परिमेय नहीं है क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। अगर वो 22/7 होता है तो वो परिमेय होता है, लेकिन पाई का मान होता ही नहीं। पहली बात तो ये पूर्णांक है नहीं, क्योंकि पाई क्या है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल्स टू 3.1415926, और ये चलता रहेगा अनंत तक। तो आंसर क्या होगा इसका बेटा, डी इसका राइट आंसर है। जबकि पाई का मान लोग क्या बोलते हैं 22/7, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 की पावर 3x बराबर 125 है, तो 10 की पावर -2x का मान क्या होगा। 10 की पावर 3x बराबर 125 मुझे दे रखा है। चलिए लगाते हैं हिसाब किताब। तो अगर इसको देखें तो देखो ये 10 की पावर में तो नहीं होता है। क्या मैं इसको 10 की पावर 3x का 3x रखता हूं, और क्या मैं इसको 5 की पावर 3 बोल सकता हूं क्या। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो इससे मुझे बेनिफिट क्या है, मुझे बेनिफिट ये है कि पावर 3 से 3 कट जाएगी, तो 10 की पावर x बराबर क्या रहेगा, केवल 5 की पावर 1, ये रह गया हमारे पास। सही है क्या। अच्छा मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है बेटा 10 की पावर -2x, और माइनस कब आता है, जब 1/10 की पावर 2x हमारे पास होता है ना। क्या इसको हम 1/10 की पावर x और उसकी होल पावर 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि पावर पावर से गुणा होती है, हम जानते हैं नियम। तो 10 की पावर x का मतलब क्या होता है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 1/25 इसका सही आंसर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो पेशेंस रख के करो, चीजें आपके लिए सरल तरीके से, आसान तरीके से, आसान भाषा में निकल के आ जाती है। 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। चलो पहले तो नियम बताओ, आपको पता है क्या, क्या भाजक यानी डिविडेंड, जिसमें भाग लगाया जाता है। भाज्य बराबर भाजक, जिसका भाग लगाया जाता है, डिवाइजर इनटू भागफल,
प्लस शेषफल। क्या आपको नियम पता है ये वाला? तो देखो भाज्य कौन है, 16,075, भाजक को नाम दिया Q, क्यों नहीं, भाजक को नाम दिया D ले देते हैं ना। इसका कितना है 167 भागफल, शेषफल कितना है 43। पहला काम तो है 43 को माइनस करो, तो 167 D इक्वल्स टू, अगर लेस करेंगे तो 16,075 में से गया तो कितना बचेगा 32 हमारे पास बचेगा, तो D का वैल्यू आ गया 163/2 160 32/167। चलिए तो पहला तो 9 बार जाएगा, ये चीज देखो पहले क्लियर करो, क्योंकि 70 होता तो 10 बार चला जाता, तो ये मतलब 7 होता तो 10 बार चला जाता, पर ये 7 बार नहीं जा रहा, 9 बार जाएगा कंफर्म है। और यूनिट डिजिट को देख लो, यूनिट डिजिट से ये 6 टाइम जा रहा है, तो 96 इसका राइट आंसर है, करके देख लेना आंसर आएगा। क्लियर, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में से अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्यों की संख्या क्या है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों के लिए ये छोटा सा नियम है जो आपको ध्यान रखना होता है कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या, धन पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृत संख्या होती है, और 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में हमेशा 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है बेटा, 25, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 25 इसका सीधा सीधा आंसर होता है। गलत कर दिया ना, 25 नहीं होता है, 100 तक होता है, 25 तो 15 ही होता है। ठीक है, तो 1 से 15, 1 से 50 में कितना होता है बेटा 15 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 50 तक में। ठीक है, और 1 से 100 तक में कितनी होती है 25 होती है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या, जैसे मान लो x और y, तो छोटी संख्या बड़ी y, इक्वेशन बनाने को बोल रहा है, और ऑप्शन भी अपने पास है, वहां से भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब दोनों ऑप्शन आपके पास है। जब बड़ी संख्या का दुगना, जब दोनों संख्या बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, ये पहली कंडीशन है। ऑप्शन पे जाओ, सेम काम करो। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या अपने पास है 46। 46 का दुगना कितना होता है बेटा, 46 का दुगना होता है, सॉरी 43 का दुगना कितना होता है 86 हमारे पास होता है। छोटी संख्या का 5 गुना 40, नहीं 3 गुना ज्यादा नहीं है। 17 दूनी 34, 5 गुना 3 ज्यादा नहीं है। 14 दूनी 28, 5 गुने का 3 ज्यादा, यानी ऑप्शन सी अभी तक काम कर रहा है। 11, 11 दूनी 22, 5 गुना नहीं, तो सी आंसर है इसका, सी कर सकते हैं। अच्छा आगे चेक करो, बड़ी संख्या के, वैसे बन चारों में से एक ही ऑप्शन रहा है तो सीधा आंसर वही है। बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या का कितना 4 गुना 1456, और छोटी संख्या का 3 गुना 56 और 25 का योग कितना होता है, छोटी संख्या के 3 गुने का 3 गुना 15 और 56 71 होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पर आप चाहो तो इक्वेशन बना लीजिए। तो क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या यानी y का 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना योग 71 है। तो यहाँ पर 2y का मान चाहो तो यहाँ पुट कर दो, सीधा वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी ऑप्शन पे भी जाके कर सकते हो। तो हो जाएगा 10x प्लस 6, भाई इसको डबल कर दो ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस 6 प्लस 3x बराबर 71, तो ये हो गया 13x 65, तो x का मान आ गया 5। छोटी संख्या 5 आ गई, और छोटी संख्या 5 है तो बड़ी संख्या y का मान निकालो, तो 2y बराबर 55 25 और 3 28, y का मान 14, तो इसका आंसर क्या गया, बिल्कुल सही है 19वां। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है, तो आयत की चौड़ाई। बहुत सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा एक आयत के क्षेत्र के बराबर है, तो वर्ग का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्र भुजा गुणा भुजा, लंबाई दे रखी 16, चौड़ाई मुझे पता नहीं है, 64/16 यानी 4, तो 20 में क्या है आंसर इसका, सीधा ए। आगे क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ अथवा हानि, ये तो साफ दिख रहा है हानि होगी।
क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का। तो बेटा सबसे पहले सेलिंग प्राइस यहां से मान लो 2, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो लॉस हुआ कितने का, 1 का, किस पर, 3 पर। ठीक है, तो आसान आसान चीजें हैं, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। 12,000 नहीं 1,21,000, इसको 12 से भाग देने पर शेषफल है। चलो, तो भाग लगाना पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसको देखो करने के, देखो मैं आपको कई सारे तरीके, जैसे यहाँ पर 12 का मल्टीपल निकालोगे, इसको देखो लिख दो 12 4 टाइम 0। ओके, चलिए आगे बात करें, आगे बात करें। उसके बाद क्या है अपने पास, 1012। अब इसको 12 के फॉर्म में तोड़ो, तो 12 × 96 हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 960 प्लस, अगर मैं घटाओ भी दूं इसमें से, तो बेटा बचेगा कितना, 52। तो यहां बचा, फिर 52 बचा हमारे पास। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1012 को हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब मुझे बताओ, इस 12 में भाग लगाओ सीधा, ये पूरा बुरा, ये पूरा चला गया, 12 चौक 48, यानी केवल बचेगा 4। चलो आप बाकी आप भाग लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला, किसी दिए गए आंकड़ों में का समांतर माध्य ए, जो गुणोत्तर माध्य जी और ऋणात्मक माध्य एच है, तो इसको कैसे आप ध्यान रखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, आप इसको हमेशा कैसे ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जी आता है, उसके बाद एच आता है, ये ऑर्डर रहेगा। और बराबर भी हो सकते हैं, बराबर कब हो सकते हैं, जब सभी आंकड़े, यानी जो आंकड़े दिए गए हैं वो अगर समान है, तो दोस्तों अगर सारे आंकड़े समान है तो ए जी एच वैल्यू आपस में बराबर होती है। लेकिन अगर नॉर्मल डेटा है तो हमेशा ए का मान सबसे ज्यादा, बी जी का मान उससे कम और एच का मान सबसे कम होता है। ए जी एच, ऑप्शन सी 23वां। कुछ चीजें डायरेक्ट फैक्ट्स हैं स्टैटिक्स के बेस पर, पेपर 2 में भी आपसे काफी पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन। अगला व्युत्क्रम वाला भी देखो क्वेश्चन काफी है, कि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। अगर मैं बोलूं a माइनस बी बराबर आपको देखा है 5 और a गुणा बी बराबर 36, व्युत्क्रम जब भी पूछा जाए ना तो सीधा 1/a माइनस 1/b मुझसे बोल रहा है। ठीक है, और हमेशा व्युत्क्रम में उल्टा हो जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो बेटा 1/b, अगर मैंने b को छोटा रखा है तो उसका व्युत्क्रम बड़ा होगा। लघुत्तम लिया ab, तो 24 में ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आपके ये 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो टीचिंग मेथड गए थे वो मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, लेकिन ये जो मैथ्स वाला पोर्शन बहुत आसान था, बहुत इजी था, मजेदार था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा, मुझसे पूछ रहा है। चलो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ऊंचाई 11 है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई जो होता है वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, इसका मान 660 आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ये ध्यान रखिएगा, L इक्वल टू 2b आपको, तो 2L का मान क्या रख दो, 2b प्लस b गुणा ऊंचाई 11, 11 दूनी 22, 22 से कट गया 22 तिया 66, 30, तो 3b बराबर अपने पास हो गया 30। तो चौड़ाई का मान कितना हो गया, चौड़ाई का मान अपने पास हो गया 10। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई क्या होगी बेटा 20, और आपसे पूछ रहा है छत का एरिया, तो छत का एरिया क्या होगा बेटा L गुणा बी, तो 20 गुणा 10 200, तो ये इसका सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये जो 25 क्वेश्चन थे जो आपके पेपर 1 में पूछे गए, वो सभी सॉल्यूशन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था, पर जितना भी था काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, और इससे काफी फायदा होगा आप लोगों को। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे जितने भी आपके पुराने पेपर्स हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए आपके 2022 में, ये बहुत आसान और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह का कुछ पढ़ना चाहते हैं
तो हमारी ऐप पर हमारा कोर्स अवेलेबल है। बाकी हमारे यूट्यूब पर काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, इसमें बिना कुछ रटाए। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी कोर्सेज़ आपको मिलते हैं वो बाइलिंगुअल मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मेरे को जैसे पेपर अवेलेबल होते हैं मैंने आपके लिए अवेलेबल सॉल्यूशन अवेलेबल कराए, और जैसे जल्दी आने टाइम में यूपी टेट की नई विज्ञप्ति अनाउंस होगी और आपका एग्ज़ाम भी होगा बाद में 3 महीने बाद, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल आप जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ। मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।